हाय फ्रेंड्स, मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार टारगेट विद तेज में। तो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्लास जो आपको होने वाला है इम्पोर्टेंट कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें यूपी होमगार्ड की, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल, यूपी टेट, अन्य सभी स्टेट एग्जाम उत्तर प्रदेश के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए चलते देखते हैं। आज का पहला प्रश्न लिया गया है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जनपद में जनपदों की संख्या। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही, 7 जनपद हैं। कितने? बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 7 जनपद हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र आता कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से लगने वाले कौन कौन सी सीमा है? चित्रकूट आपका हो जाता है, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। ये 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपका हो जाता है बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है तो आपका महोबा हो जाता है, जो कि बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य का हिस्सा है माना जाता है। बुंदेलखंड भारत के भूखंड का नाम जिसके उत्तर में यमुना नदी है, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। अगर आपसे पूछे बेतवा नदी बुंदेलखंड से किस दिशा में स्थित है तो आपका दक्षिण दिशा में स्थित है। आइए तीसरे नंबर का प्रश्न कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? दोस्तों, यह राष्ट्रीय जलमार्ग भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग होगा जो कि घोषित किया गया। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका प्रयागराज से हल्दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश की किस शहर का पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसे हम पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं? वो आपका हो जाता है कौन सा? कन्नौज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, हम बता दें कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था। कन्नौज से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, इत्र नगरी, जो हम कन्नौज को जानते हैं, तो इत्र नगरी के रूप में किसे जानते हैं? कन्नौज को जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए फिर 5वें नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जो कि नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही होता है आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा अगर आपसे पूछे किस जिले से लगती है तो आपका मध्य प्रदेश से लगती है। किससे? मध्य प्रदेश से। कुल 11 जिले लगता है मध्य प्रदेश से। कौन कौन है? इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। याद रखिएगा, इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सॉरी एमपी से लगने वाले ये सभी जिले हैं उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न पूछा गया 6ठे नंबर का, निम्न प्रकार की मिट्टी में किसी एक बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुखता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र आपका किससे लगता है? मध्य प्रदेश से लगता है। मध्य प्रदेश से अगर पूछे कुल 11 जिले लगते हैं। तो अगर मिट्टी की बात करें तो काली कपास की मिट्टी जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुखता है। अगर बात करें बुंदेलखंड में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी? काली मिट्टी और लाल मिट्टी। 2 मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। काली मिट्टी की भी 2 भाग होते हैं, कावर और मार मिट्टी। काली मिट्टी की एक विशेषता होती है, इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी को हम सूखी पुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और लाल मिट्टी राकर और एरुआ मिट्टी भाग में लाल मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है, राकर और एरुआ में। कौन सा? राकर और एरुआ मिट्टी में लाल मिट्टी की एक मतलब लाल मिट्टी की में
एक विशेषता होती है कौन सा, इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। किसकी अपेक्षा, काली मिट्टी की अपेक्षा। काली मिट्टी को हम स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी की मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः प्रयागराज क्षेत्र में, प्रयागराज झांसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है इसमें। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया, मिर्जापुर और झांसी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में मुख्य लाल मिट्टी दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाए जाते हैं। 4 जिले हैं, कौन कौन से, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, चंदौली, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ सोनभद्र भी याद रखिएगा। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कितने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ। अगर बात करें पूर्व में किससे, सोनभद्र पूर्व में किससे सीमा बनाता है, कौन से राज्य से, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। लाल मिट्टी के निर्माण विंध्य चट्टानों के टूटने से हुआ है और इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्व की कमी पाई जाती है, जबकि लोहे की अधिकता पाई जाती है। लाल रंग होने का कारण क्या भी है, आयरन ऑक्साइड होता है। 8वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पर गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में जिले का सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि वर्षा कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पे, गोरखपुर में। गोरखपुर में पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, रेलवे प्लेटफॉर्म भी है। गोरखपुर आपका पूछे किस नदी के तट पर है, तो गोरखपुर आपका ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। 9वें नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा करता है ये तीनों, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अलीगढ़ आपका जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हम बता चुके हैं मध्य प्रदेश के साथ कुल 11 जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए आपका बरेली ही प्रसिद्ध है। कौन सा, बरेली है। बरेली उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर कच्चा उद्योग की बात करें, कच्चा उद्योग, कथा उद्योग नहीं भाई, कच्चा उद्योग, कत्ता उद्योग के लिए बरेली, सुरमा उद्योग के लिए बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर और इत्र उद्योग इत्र नगरी हम कन्नौज के जानते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो नीलम संजीव रेड्डी आपका ऑप्शन नंबर सही रहता है। नीलम संजीव रेड्डी को भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। अगर बात करें राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 की बात करें तो एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसका प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, ये भी आपका क्लियर हुआ। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की उम्र आवश्यक होती, कितने वर्षों की उम्र आवश्यक होगी, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा अपना आंसर। अगला आंसर है 56, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 जिसमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है, जो आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में है, अगर बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में है, यानी कि 4(1) में है। भारत का मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के 1 में है भाई, 4 का में है, 4 के क में है। और भारत का मूल कर्तव्य सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब बात करें मूल कर्तव्य किस समिति के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया, जो कि इम्पोर्टेंट है।
अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? अनुच्छेद 153 आपका राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल से संबंधित है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। यानी कि एक राज्यपाल अपने राज्य का राज्यपाल बन सकता है, उसके साथ साथ किसी भारत के अन्य राज्यों में भी राज्यपाल बन सकता है। वो राज्य चाहे केंद्र शासित हो या फिर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि राष्ट्रपति को शायद पसंद है। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल के पद से हटाने की शक्ति जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति में निहित है। और राज्यपाल की कार्यकाल अगर समान कार्यकाल देखा जाए तो 5 वर्ष होता है। उससे पहले अगर राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें हटा भी सकता है। 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या लोकसभा की बात करें तो 550 और राज्यसभा की 250 हो जाती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, 550। दोस्तों बता दें 104वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2019 के पहले 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के पहले लोकसभा में सीटों की संख्या 552 थी, अधिकतम संख्या 552 थी। लेकिन इस संशोधन के बाद यानी कि 104वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2019 के बाद लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधियों को निष्कासित कर दिया। यानी 2 सदस्य को चुना जाता था जो कि आंग्ल भारतीय हैं, उनको निष्कासित कर दिया गया, मतलब अब नहीं चुना जाएगा। और अब वर्तमान में सदस्य संख्या की अधिकतम संख्या 550 हो गई। चलिए अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है या उनके क्या नाम है? तो विनय पत्रिका के लेखक आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है, तुलसीदास हो जाते हैं। तुलसीदास हो जाते हैं। किससे भारत किसे किससे नहीं किसे है किसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। इसमें भी बंगलुरु बंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जानता है। सिंधु जल संधि भारत को डॉट 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 कामा डॉट और नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो सिंधु जल संधि भारत को रावी, ब्यास और सतलज, यानी कि ऑप्शन नंबर सही 3 हो जाता है। सिंधु जल संधि भारत को रावी, ब्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है। 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। 1901 से 1901 को भारत की जनसंख्या के इतिहास का स्थिर अवस्था कहा जाता है। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई क्या कहलाती है? तो आपका विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है यहाँ पे। 20वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी? तो आपका तांबा हो जाता है। क्या तांबा मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु का नाम है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन दिए गए राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। अगर नीति आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 हो जाता है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग आपका किसका स्थान लिया? तो नीति आयोग आपका योजना आयोग का स्थान लिया है। तो आपके लिए होमवर्क हो जाता है एक प्रश्न की नीति आयोग का वर्तमान में सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ और इसके उपाध्यक्ष कौन है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आपके होमवर्क रूम में है। तो अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो आपका शूद्रक की हो जाती है। शूद्रक की रचना कौन है? मृच्छकटिकम की रचना
किसने की थी? तो शूद्रक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं भाई? शूद्रक। उत्तर प्रदेश में दिए सलाई उद्योग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में दिए सलाई उद्योग किससे संबंधित? तो ये भी आपका हो जाता है कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 वही आपका बरेली हो जाता है। बरेली का बांस भी प्रसिद्ध है, बरेली का बांस भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम तीसरे क्लास में जो कि आपको कल होगी। इस क्लास के लिए आपको इस क्लास को लाइक करना होगा, क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिले। और उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तीसरी नंबर की क्लास आपको सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास यानी कि तीसरे नंबर की क्लास। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।